हेलो एवरीवन, आज हम जो है बजटरी कंट्रोल में जो नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं वो है हमारा एसेंशियल्स ऑफ बजटरी कंट्रोल। कि बजटरी कंट्रोल की सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन के लिए कुछ स्टेप्स लेने पड़ते हैं हमें। उससे एक सक्सेसफुल तरीके से इसको टेक्निक को चलाने के लिए जो है कुछ मेजर चेंजेस जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन में करने पड़ते हैं। तो वो चेंजेस क्या है या वो ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस क्या होते हैं वो इसके अंदर जो है शामिल किए जाएंगे। तो फर्स्ट आ गया आपका ऑर्गेनाइजेशन फॉर बजटरी कंट्रोल। कि बजटरी कंट्रोल टेक्निक को लागू करने के लिए किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो है एक सही ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है वो बनाया जाता है। छोटे जो बिजनेस कंसर्न्स हैं वहां पे तो अकाउंटेंट ही बजट बना लेता है, उसको एग्जीक्यूट करवाता है। लेकिन बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में जो है आपको एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाना जरूरी हो जाता है। बिना ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के जो है बजटरी कंट्रोल टेक्निक सक्सेसफुली इंप्लीमेंट नहीं की जा सकती। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का मतलब है कि किसकी अथॉरिटी रहेगी, कौन पावर में रहेगा, उसके अंडर कौन काम करेगा, कौन बजट को एग्जीक्यूट करेगा, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा। तो वो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है होना बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में होना जरूरी हो जाता है। तो बजटरी कंट्रोल टेक्निक में जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनता है आपका, वो आपका कैसे बनता है? सबसे ऊपर जो आता है वो आपका आता है चीफ एग्जीक्यूटिव। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो होते हैं, सीईओ, वो जो है बजटरी कंट्रोल के ओवरऑल इंचार्ज होते हैं। वो जो है एंड रिजल्ट जो है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट ही डिसाइड करता है कि उसके बेसिस पे क्या पॉलिसीज जो है बनानी है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के नीचे जो काम करता है उसको हम बोलते हैं बजट ऑफिसर। बजट ऑफिसर जो है हमारा सभी बजट्स में आपस में कोऑर्डिनेशन करवाने के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। ये एक तरह से कन्वीनर होता है बजट कमेटी का, क्योंकि बजट ऑफिसर के अंडर जो काम करती है वो होती है हमारी बजट कमेटी। बजट कमेटी में जो है क्या कमेटी बनाई जाती है एक, जिसका हेड जो है बजट ऑफिसर होता है। और इस कमेटी में जो है हर एक डिपार्टमेंट के जो हेड्स होते हैं, जैसे हम मैनेजर बोल सकते हैं, परचेज मैनेजर है, सेल्स मैनेजर है, वो लोग इस कमेटी के जो है कमेटी के मेंबर्स के तौर पे काम करते हैं। तो बजट कमेटी में आपके कई लोग शामिल हो जाते हैं, जैसे परचेज मैनेजर हो गया, दूसरा आपका सेल्स मैनेजर हो गया, प्रोडक्शन मैनेजर हो गया। इस तरह से कई जो है जितने भी डिपार्टमेंट्स में, जितने भी सब यूनिट्स में जो है प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन को बांटा गया है, उनके जो हेड होंगे, मैनेजर होंगे, वो इस कमेटी के जो है मेंबर होंगे। और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी अपने अपने डिपार्टमेंट का बजट बनाना और उसको एग्जीक्यूट करना। फिर जब एग्जीक्यूशन हो जाएगी, बजट बन जाएगा, उसके बाद उसका हेड जो होगा, बजट ऑफिसर जो होगा, वो उस पे जो है उसको कंपेयर करेगा, देखेगा कि बजट ठीक बने हैं या नहीं बने हैं। और अगर उसको लगता है कि हायर लेवल चीफ एग्जीक्यूटिव की हेल्प लेनी है तो फिर वो उसके साथ जो है कंसर्न करता है, कम्युनिकेट करता है। तो ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है किसी भी बजटरी कंट्रोल टेक्निक को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करने के लिए जो है जरूरी होता है आपका। ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल जो है तभी बजटरी कंट्रोल सही ढंग से लागू होगा जब सही अथॉरिटी का जो है सही एक तरह से बोल सकते हैं अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का सही प्रवाह जो है वो होगा। अथॉरिटी ऐसे जा रही है, चीफ एग्जीक्यूटिव ने इसको अथॉरिटी दी, इसने आगे इनको अथॉरिटी दी, और जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी चलेगी वो इस डायरेक्शन में। मैनेजर्स जो है बजट ऑफिसर के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, बजट ऑफिसर जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा। तो ये था फर्स्ट एसेंशियल। सेकंड आ गया आपका बजट सेंटर्स। तो बजट सेंटर्स जो हैं ऑर्गेनाइजेशन के वो पार्ट कहला सकते हैं जिसके लिए हम बजट बना रहे हैं। हो सकता है सिर्फ सेल्स डिपार्टमेंट के लिए बनाया जा रहा
हो सकता है सेल्स डिपार्टमेंट में आगे फर्दर बजट सेंटर हो, जिसमें मार्केटिंग अलग हो, सेलिंग अलग हो, एक्सपेंसेस जो सेल्स के लिए किए जा रहे हैं उसका बजट अलग हो। तो वो जो है जितने भागों में जो है ऑर्गेनाइजेशन को, जितने डिपार्टमेंट्स में हम बोल सकते हैं, जितने प्रोडक्ट्स में हम बोल सकते हैं बांटा जाएगा, उतने ही बजट सेंटर्स जो हैं बने जाएंगे। और हर एक बजट सेंटर के लिए अलग बजट जो है बनेगा और उस बजट के लिए एक हेड बनाया जाएगा जो उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। थर्ड आ गया आपका बजट ऑफिसर। जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया कि जो चीफ एग्जीक्यूटिव है वो टॉप लेवल पे रहता है, चीफ एग्जीक्यूटिव, तो उसके अंडर जो है बजट ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है। और बजट ऑफिसर जो है हर एक डिपार्टमेंट के जो जितने भी फंक्शंस हैं, जैसे परचेज फंक्शन है, उनके लिए बजट की परफॉर्मेंस कम्युनिकेट करता है चीफ एग्जीक्यूटिव को। और अगर उसमें कोई डेविएशंस हैं तो उसके लिए वो प्रॉपर स्टेप्स जो है लेता है। नेक्स्ट पॉइंट आ गया आपका बजट मैनुअल। तो मैनुअल है मींस एक डॉक्यूमेंट है जिसमें जो है ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेंगी, बजट जो बना रहा है उसकी क्या रहेंगी। इसके अलावा जो है बजटरी कंट्रोल सिस्टम के ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, जो अलग अलग लोग बजट से रिलेटेड हैं उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी, सैंक्शन करने वाली अथॉरिटी कौन होगी। तो ये सारी तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो बजट मैनुअल में दी जाती है। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट आ गया वो आ गया बजट कमेटी। जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया कि छोटे बिजनेस कंसर्न्स हैं, जैसे कि एक शॉप चल रही है तो उसमें जो अकाउंटेंट होता है वही बजट बनाने के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। लेकिन जब बात बड़े ऑर्गेनाइजेशंस की आती है, जो कंपनीज हैं, वहां पे एक अकाउंटेंट के द्वारा जो है बजट नहीं बनाया जा सकता। तो उसके लिए एक बजट कमेटी बनाई जाती है जिसमें हर एक डिपार्टमेंट्स के हेड्स जो हैं शामिल किए जाते हैं, ताकि वो अपने अपने डिपार्टमेंट्स की क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या उसकी वीकनेसेस हैं, वो कमेटी में आके रख सके। तभी जो है ओवरऑल डिसीजन जो है बजट ऑफिसर के द्वारा लिया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आ गया आपका बजट पीरियड, कि बजट टाइम जो है, बजट कितने टाइम के लिए, कितनी लेंथ के लिए जो है बनाया जाएगा। तो बजट पीरियड आपका डिपेंड करता है प्रोडक्ट के नेचर पे, बिजनेस के नेचर पे, बिजनेस के साइज पे, रॉ मटेरियल, जैसे रॉ मटेरियल बजट है, प्रोडक्शन बजट है, ये ज्यादातर 3 से 5 साल के लिए बनते हैं। जो सेल परचेज बजट है वो 1 साल के लिए बनता है। तो ट्रेड साइकिल कैसी है, इकोनॉमिक सिचुएशन कैसी है, उस पे, उन सभी चीजों पे बजट पीरियड जो है वो डिपेंड करता है। और लास्ट पॉइंट आ गया डिटर्मिनेशन ऑफ की फैक्टर्स। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि बजट हर एक फंक्शनल एरिया के लिए बनाया जाता है, परचेज फंक्शन के लिए, सेल्स फंक्शन, प्रोडक्शन फंक्शन के लिए। तो हर एक फंक्शन के या हर एक डिपार्टमेंट के बोल सकते हैं कुछ ऐसी लिमिटेशंस होती हैं जो कि अदर डिपार्टमेंट्स को भी इफेक्ट करती हैं। वो लिमिटेशंस जो कि बाकियों पे भी इफेक्ट डालेंगी उसको हम की फैक्टर्स या प्रिंसिपल फैक्टर्स बोलते हैं। एग्जाम्पल देती हूं कि सेल्स डिपार्टमेंट की एक लिमिटेशन है कि वो ज्यादा से ज्यादा 10,000 यूनिट्स ही सेल करेगा। तो इस की फैक्टर का इफेक्ट जो है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे भी पड़ेगा, क्योंकि उसको उस टाइम पीरियड में 10,000 यूनिट से ज्यादा नहीं बनाने हैं, अदरवाइज वो बेकार चले जाएंगे। परचेज डिपार्टमेंट में भी फर्क पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसको उतने ही प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल का खरीदना पड़ेगा, अदरवाइज रॉ मटेरियल स्टॉक में पड़ा रहेगा और वो आउट ऑफ ट्रेंड हो सकता है, चोरी हो सकता है, उसके वैल्यूज प्राइसेस ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो उस चीज से बचने के लिए अब सेल डिपार्टमेंट का ये कंस्ट्रेंट या ये लिमिटेशंस बाकी डिपार्टमेंट्स को भी इफेक्ट कर रही है, तो उसको हम जो है की फैक्टर्स बोलते हैं। इसी तरह एक और एग्जांपल देती हूं कि परचेज डिपार्टमेंट में रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी, हो सकता है रॉ मटेरियल एक पर्टिकुलर टाइम में अवेलेबल ही ना हो। अब रॉ मटेरियल उसकी लिमिटेशन है कि लिमिटेड स्टॉक है, उसके अकॉर्डिंगली ही प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को मैनेज करना पड़ेगा, उतना ही प्रोडक्शन करेगा, और उसके अकॉर्डिंगली ही सेल्स डिपार्टमेंट को मैनेज करना पड़ेगा कि उसको जो है उतनी ही सेल हो सकती है क्योंकि रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है। अब एक चीज और ध्यान रखने लायक यहाँ पे क्या है कि जरूरी नहीं है कि जो एक टाइम पीरियड में, मान लो अभी सितंबर का मंथ है, तो इस टाइम जो की फैक्टर है वो नेक्स्ट मंथ भी रहे, अगले टाइम पीरियड में भी वही की फैक्टर रहे।
हो सकता है रॉ मटेरियल की सप्लाई अभी बाधित है, अभी नहीं आ रही है, लेकिन बाद में जो है रॉ मटेरियल की सप्लाई जो है इजीली अवेलेबल हो जाए, तो वो उस टाइम परचेज डिपार्टमेंट की फैक्टर या लिमिटेशन नहीं रहेगी। इसी तरह सेल्स डिपार्टमेंट का मैंने बताया था कि 10,000 यूनिट सी सेल, हो सकता है सेल्स ऑफिसर और अपॉइंट किए गए हों जिससे हमारी सेल्स इंक्रीज हो जाए। तो एक टाइम में जो की फैक्टर है जरूरी नहीं है कि वो दूसरे टाइम में भी की फैक्टर रहे। तो ये थे आपके एसेंशियल्स ऑफ बजटरी कंट्रोल। इसमें आपके 7 पॉइंट थे। अगर आपको कोई पॉइंट नहीं समझ आया तो वो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं वो है हमारा बजटिंग एंड फोरकास्टिंग। कि बजटिंग और फोरकास्टिंग किस तरह से एक दूसरे से डिफरेंस रखते हैं, किस तरह से दोनों एक दूसरे से अलग है। तो जो हमारा फोरकास्टिंग है वो फ्यूचर प्लानिंग के लिए किया जाता है, पर बजटिंग और उसके साथ हमें जो है एक तरह से मिक्स नहीं करना चाहिए, दोनों में फर्क है। फोरकास्टिंग एक तरह से हमारा गेस है, वेल एजुकेटेड गेस बोल सकते हैं जिसको, कि फ्यूचर के लिए क्या होने वाला है उसके लिए हम गेस लगा रहे हैं, उसको हम फोरकास्टिंग बोलते हैं। और बजटिंग जो है हमारा क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन है जिसमें हम फ्यूचर पीरियड का पास्ट पीरियड के साथ कंपेयर करते हैं और उसको जो है डेविएशंस को देखते हैं। तो इसमें जो डिफरेंस आ गया, फर्स्ट डिफरेंस आपका आ गया मीनिंग का ही, कि जैसे मैंने पहले ही बता दिया कि फोरकास्टिंग जो है एक वेल एजुकेटेड एस्टिमेट है, प्री डिटरमाइंड एस्टिमेशन है कि फ्यूचर में ये इवेंट हो सकता है, जबकि बजट जो है वो हमारा मॉनेटरी या क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन होता है बिजनेस प्लान का, कि हम फ्यूचर में ये चीज करने जा रहे हैं तो उसकी मॉनेटरी टर्म या क्वांटिटेटिव टर्म जो है क्या रहेगी। सेकंड जो आ गया वो आ गया हमारा प्राइमरी एंड सेकेंडरी। कि फोरकास्टिंग जो है वो हमारा प्राइमरी फंक्शन है, पहले फोरकास्टिंग की जाती है उसके बाद जो है बजटिंग की जाती है। तो बजटिंग वहां स्टार्ट होगी जहां फोरकास्टिंग हमारी खत्म होगी, मतलब हम फोरकास्ट गेस लगा लेंगे, उसके बाद जो है बजटिंग का प्लान जो है वो किया जाएगा। नेक्स्ट आ गया आपका लॉजिकल बेसिस। कि फोरकास्टिंग हेल्प करती है बजटिंग को लॉजिकल बेसिस प्रोवाइड करने, क्योंकि बजट लॉजिक्स पे बनाए जाते हैं, तो वो लॉजिक कहाँ से आएगा हमारे पास, फोरकास्टिंग से। तो जब तक फोरकास्टिंग नहीं होगी हम बजट के लिए सही बेस जो है, सही लॉजिकल बेसिस जो है नहीं निकाल सकते हैं। तो बजटिंग के लिए फोरकास्टिंग का होना जरूरी है ताकि वो उसको लॉजिकल बेसिस प्रोवाइड करवा सके। और लास्ट आ गया कंपैरिजन। कि बजट जो है एक कंपैरिजन स्टैंडर्ड प्रोवाइड करवाता है, रिजल्ट्स का आपस में कंपैरिजन कराता है, पास्ट में क्या था फ्यूचर में क्या होगा, तो उसमें वो ट्रेंड बताता है कि पास्ट और फ्यूचर में हमारा इतना फर्क जो है आएगा। जबकि फोरकास्टिंग में ऐसा कोई जो है हमारा कंपैरिजन स्टैंडर्ड नहीं होते, इसलिए बजटिंग को जो है हम एक इम्पॉर्टेंट कंट्रोल डिवाइस बोल सकते हैं, जबकि फोरकास्टिंग हमारा कंट्रोल डिवाइस के तौर पे इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। तो आज हमने 2 टॉपिक्स कवर किए। फर्स्ट आ गया आपका एसेंशियल्स ऑफ बजटरी कंट्रोल एंड सेकंड आ गया आपका बजटिंग एंड फोरकास्टिंग क्या होता है और इसमें क्या डिफरेंस है। अगर इन दोनों टॉपिक्स में आपको कोई भी पॉइंट क्लियर नहीं हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं उस टॉपिक को फिर से क्लियर कर दूंगी। थैंक यू।